हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस ये दोनों ही एक इंटीग्रल पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। कई लोग क्या करते हैं, केवल मॉक टेस्ट लगा लेते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। कई लोग तो उसका एनालिसिस भी करते हैं लेकिन उसको सही तरीके से नहीं करते हैं। देखो, एनालिसिस भी ना, उसके भी तरीके होते हैं। अगर आप देखोगे तो उसको आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जो आपका एनालिसिस होता है मॉक टेस्ट का, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो कि आपको क्या क्या उसमें से आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज मॉक टेस्ट में आपके अगर कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत परेशानी की या दुख की बात है। एग्जाम के पहले अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है आपके लिए, क्योंकि वो आपको आपकी गलतियां बता रहा है, आपकी मिस्टेक्स आपको बता रहा है। और एग्जाम में यही तो हमें करना है यार। एग्जाम के पहले जितना ज़्यादा हो सके हमको हमारी मिस्टेक्स पता चल जाना चाहिए ताकि हम उस पर काम कर सकें। अगर हमें एग्जाम के दिन अगर पता चले तो वो किसी काम की नहीं है। इसके पहले अगर हमको पता चल जाए और हम उस पर सब पे काम कर लें तो एग्जाम के दिन हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक लगाओ और एनालिसिस करो। बट कई बच्चों को मैंने देखा है, एक प्रॉब्लम है, एनालिसिस करते नहीं आता है। क्या करना है, एनालिसिस का मतलब क्या है? भाई, आप जब मॉक लगा लेते हो तो एक स्कोर आपके सामने आता है। मैक्सिमम बच्चे तो वहीं टिक जाते हैं बस कि यार मैंने मॉक लगाया 135 140, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, अब क्या करें, तो रोक दिया वहीं पे ही। कई स्टूडेंट्स एनालिसिस करते हैं तो देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही था कौन सा गलत था, दैट्स इट। देखो, एनालिसिस बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है और इसका एक तरीका होता है करने का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको 3 कैटेगरी में बताऊंगा। कैटेगरी इसमें मैंने डिवाइड किया, एक्चुअली इसमें बहुत सारी बिखरी हुई चीज़ें थी तो मैंने इसको समराइज कर दिया और आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके दे रहा हूँ। इन 3 कैटेगरीज में आपको काम करना है जब भी आप मॉक लगाओगे, और आपको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपका जो एनालिसिस है। आप ठीक है, तो एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप मॉक लगाओ, आपको एक कॉपी बना होना चाहिए जिसमें आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस करके उसके बारे में लिख रहे होगे। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस का मतलब क्या है, आपकी वो कमियां, वो कमजोरियां, वो जो चीज़ें मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हो, जिसको आपको एग्जाम के दिन नहीं करना, जो करना आप एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो एक कॉपी आपकी होना चाहिए जहाँ पर आप ये सब लिखोगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मान लेते हैं आपने एक मॉक लगाया, एक मॉक आपने लगाया है। अब यहाँ पर ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड होना है आपको उसका जो स्कोर आ रहा है उसको एक बार देख सकते हो और उसको साइड में रख दो। वो स्कोर की कोई वैल्यू नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जाम अब बहुत दूर है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आपके अंदर आना बाकी है। तो अगर आपका मान लेते हैं आपने एक मॉक लगाया और आपका स्कोर आया 120, ठीक है, 200 में से, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है इसको आप 180 तक ले जाओ 30 दिनों में। अब आपका जो भी स्कोर आता है उसको छोड़ दो, आप पहली कैटेगरी के क्वेश्चन देखो। आप 3 कैटेगरीज में पूरे मॉक टेस्ट के एनालिसिस को डिवाइड कर सकते हो। पहली कैटेगरी क्या है? वो क्वेश्चंस जो आपने गलत किए हैं। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। क्यों है, समझो जरा ध्यान से। रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? ये वो सारे सवाल हैं जो आपको आते थे, वो आपको आते थे लेकिन आपने उसको गलत कर दिया। इसका मतलब ये 2.5 नंबर का नुकसान देके जाएगा। ये 2.5 नंबर का नुकसान आपको देगा और ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन मतलब क्या कि आपको कुछ ना कुछ आता तो था लेकिन आपने अटेम्प्ट करने में कोई छोटी छोटी गलतियां आपने कर दी है। तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपने क्या गलतियां कर रहे हो सकता है कई बार आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप उसको पढ़ने में फोकस नहीं कर पाते, आपने कुछ पढ़ा, कुछ समझा और कुछ सॉल्व कर दिया, ये गलती भी होती है। तो इसको लिखना है ना, ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि आपने वहाँ पर क्या गलती की है और उसको लिखो। इसके अलावा कई बार क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं। कई लोगों को 19 का टेबल नहीं आता, 29 का टेबल नहीं आता, या छोटी छोटी जो कैलकुलेशन की मिस्टेक्स होती है वो हम कर देते हैं और उसकी वजह से हम हमारा सही क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं। देखो, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है अगर आप करते हो तो। ठीक है, और ऐसा नहीं इस पर आप काम नहीं कर सकते, इस पर आप काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो क्वेश्चन पढ़ने में आपको गलती हो रही है, कब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप इसके ऊपर काम करो अलग से। आधा घंटा केवल रीडिंग के लिए निकालो और कोशिश करो कि आप क्वेश्चन को ध्यान रखो। जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे ना, तो आप बहुत सारे अपनी मेहनत यहाँ पे बहुत सारे अपनी गलतियाँ बचा लोगे। जब आप ऐसे करोगे कि आप बहुत सारी गलतियाँ आपने, जैसे मान लो आपने कई सारे क्वेश्चन ऐसे किए इसमें आपने ठीक से पढ़ा नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक किए, 100 में से मान लो 10 सवाल भी ऐसे हैं, तो आपके 25 नंबर का नुकसान आप कर बैठे हो। ठीक है, 25 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर चलो 10 नहीं मैं करो 5 भी है, 5 क्वेश्चन भी ऐसे हैं तो 12.5 नंबर है। ये 5 क्वेश्चन भी आपको सही करना है एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, अगली बार ध्यान रखोगे जब भी मॉक लगाओगे तो अगले मॉक में आप ध्यान रखोगे कि मुझे क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करना है।
ठीक है। तो वहाँ पर अपना फोकस लेवल बढ़ जाता है, अपना अटेंशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पहली कैटेगरी के क्वेश्चन। सेकेंड कैटेगरी जो है वो उसमें होते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। सेकेंड कैटेगरी में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, ये कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। सॉल्व नहीं कर पा रहे मतलब क्या, हो सकता है आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट आपका छूट चुका है, उस छूटे हुए कॉन्सेप्ट को अब आपको क्या करना है, जब आप कॉन्सेप्ट को आपको पता ही नहीं है, जैसे सवाल आपके एग्जाम में सामने आया या मॉक टेस्ट सामने आया, आप उसको देख तो लिया लेकिन आपको पता है यार मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो आप उसको छोड़ दोगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नंबर काटेगा ये आपका हर एक सवाल आपके 2 नंबर लेके जाएगा, क्योंकि आपने उसको सॉल्व ही नहीं किया है। और ऐसे कई सारे अभी भी होंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप आइडेंटिफाई करो, जब आप मॉक लगाओगे तो अनसॉल्व वाली कैटेगरी में इन क्वेश्चंस को लिखो, वो देखो कौन सा टॉपिक के हैं, उस टॉपिक में वो पर्टिकुलर टाइप कौन सा है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप लोग माइक्रो लेवल पे काम किया करो, आप नहीं करते हो। जैसे हम आप एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, त्रिकोणमिति, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में जितने भी सवाल आते हैं उसको आप कैटेगरी में अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। इसमें टोटल 11 से 12 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस। तो 12 टाइप्स में, अब मान लो ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आया है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाए, या इवन मैं कहूँगा आपने गलत भी सॉल्व कर दिया, दोनों ही केस में आइडेंटिफाई करो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है वो कौन सा टाइप है इसमें, है ना। मान लो 7 टाइप का क्वेश्चन है, 7 टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या आप उसको गलत सॉल्व कर रहे हो, तो इसके आप टाइप वाइज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अगर आपको टाइप समझ में नहीं आया तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, है ना। वो आपको कहीं भी मिल सकता है, अगर आपके पास में किताब है तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे फोकस करो और समझो, और नहीं तो यूट्यूब पे चले जाओ और वहाँ पर लिख लो। जैसे कई बार ट्रिग्नोमेट्री में होता है मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं आते हैं। कई बार डिग्री और रेडियंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो टफ पड़ते हैं। तो जो भी आपको टफ पड़ रहा है उसको पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, उसको समझो, समझने के बाद में कम से कम इस पर्टिकुलर टाइप पे इसके ऊपर कम से कम 25 से 30 सवाल सॉल्व करो एक सिंगल शॉट में, एक ही बार में लेके बैठो और सॉल्व करो। देखो समझना उस टाइप को और उसको उसके 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें आपको 1 घंटा लगेगा, जस्ट 1 आवर। लेकिन मेरा विश्वास करो फ्रेंड्स, अगर आपने ये 1 घंटा इन्वेस्ट कर दिया ना तो ये आपके 2.5 नंबर बचा लेगा। एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मालूम पड़ेगा। एक टाइप को आपने पकड़ करके उसको समझा, आपको क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था, उसके बाद में आपने उसके टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने इस टाइप को मजबूत कर लिया। अगर ये एग्जाम में एज इट इज आ जाए तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आपने 30-35 भी कर लिए, मान लो 1 घंटा यहाँ पे दिया, वैसे ही कोई रीजनिंग में भी हो सकता है, ये किसी और टॉपिक में अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपने अगर ऐसा करते करते 30-35 घंटे पे आपने इन्वेस्ट कर दिए ना अलग अलग, तो 30-35 घंटे, और उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आप फंस ही जाएंगे आपके, ठीक है। तो 10 से 15 नंबर आप ऐसे बचा सकते हो एग्जाम में अपने। तो इस इतने माइक्रो लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा मॉक टेस्ट के एनालिसिस में, तब के जाकर के आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो पहली कैटेगरी तो हो गई वो जो रॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हो, है ना, तो उस पर आपको काम करना है क्योंकि वो 2.5 नंबर लेके जा रहा है आपके। तो उसके लिए भी यही करना है कि आपको टाइप ढूंढो कौन सा वाला टाइप है जो गलत कर रहे हैं, उसमें टाइप वाइज लगाओ। और दूसरा वो अनसॉल्व है, अनसॉल्व क्वेश्चन में क्या होगा, आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ के फिर आप टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सिंपल सा बात है ना। ये 2 कैटेगरी हो गई है। तीसरी कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और ना इसके बारे में कोई सोचता है। थर्ड कैटेगरी क्या है कि आपने क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व तो किया, करेक्टली सॉल्व, बट टाइम कंज्यूमिंग। आपने उस सवाल को सही तो सॉल्व कर लिया, मतलब वो 2 नंबर आपको पका गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टाइम खा रहा है आपका। अब ये बहुत बड़ा मैटर है। आपको लगता है ना कि मान लो आपने पूरा मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपने 60 क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिए, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि 60 सवाल सही हो गए। आपको ये भी देखना चाहिए कि उन 60 सवालों को ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन में क्या आपने 30 सेकेंड में सॉल्व किया, क्या 30 सेकेंड में आपका एवरेज टाइम आ रहा है हर क्वेश्चन का, और नहीं आ रहा एवरेज नहीं आ रहा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा समय खा रहा है। मान लो कोई क्वेश्चन है वहाँ पे आपने 1 मिनट लगा दिया, तो ये ब्लंडर है अपने आप में। क्योंकि देखो सही सॉल्व करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पेपर है वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप सारे सवाल सही सॉल्व करो, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको 60 मिनट हम देंगे, उसमें आपको 100 सवाल सॉल्व करना है।
वो आपसे ये उम्मीद कर रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत क्या है कि 100 में से 100 क्वेश्चन करना है 60 मिनट में। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं कि 30 सेकंड में आपको करना है हर एक क्वेश्चन को। अब आप बोलोगे इसमें जीए के क्वेश्चन तो जल्दी होते हैं, हाँ ठीक है जल्दी होते हैं, रीजनिंग के भी जल्दी हो जाते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, बट फिर भी आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लो कोई टॉपिक आपका जिसका कॉन्सेप्ट कमजोर है, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क का आपको टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया जो आपके 3 मिनट खा गया है ना, आपने उसको सही तो कर दिया लेकिन आपने 3 मिनट वेस्ट करके इसमें क्या करा, आपने वो क्वेश्चंस जो आप अच्छे से और कर सकते थे, जहाँ हो सकता है आपको जो सही आंसर है वो क्लिक हो जाता, वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। 3 मिनट एक क्वेश्चन पे देना इतना बड़ा पाप है मेरे हिसाब से कि आपने आगे के क्वेश्चंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। हो सकता है आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा समय मांग रहे होंगे, जो थोड़ा 15-20 सेकंड ज़्यादा मांग रहे होंगे, जिस पे आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ तो उसको भी आप सही कर लेते। वो आप या तो छोड़ दोगे या फिर उसको आप गलत सॉल्व करोगे जल्दीबाजी में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, एग्जाम के दिन हमें कंफर्टेबल रहना है। एग्जाम के दिन जाओगे ना, बहुत ही आराम से बैठना, आपका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स होना चाहिए। जब ये होगा ना तो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर निकल के आएगी, तभी अपना मैक्सिमम आउटपुट आप दे पाओगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है अभी से प्रैक्टिस करना। ये कैटेगरी कोई ध्यान देता नहीं है, इस पर कोई काम करता नहीं है, करेक्टली सॉल्व बट टाइम कंज्यूमिंग। सही तो कर दिया लेकिन समय भी खा रहा है, तो समय खा रहा है तो उसको समय को रिड्यूस करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका भी तरीका वही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी वही है, टाइप वाइज क्वेश्चन। हर चीज़ का सॉल्यूशन वही है कि जितने ज़्यादा एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उससे फैमिलियर हो जाता है। आपको मान लो ज्योमेट्री के क्वेश्चन जल्दी आपसे नहीं होते हैं, आप जो डायग्राम्स होते हैं, जो फिगर बनते हैं, वो आप विजुअलाइज नहीं, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन लगा लो एक ही बार में। जब ऐसा आप करोगे ना तो आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाती है, वो आपको बंद आंखों में दिखने लग जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसा होगा, सर्कल बनेगा, फिर ये कॉर्ड है, फिर ये रेडियस है, ठीक है ना। इस तरीके से आप करोगे तो आप जल्दी उस चीज़ को कर पाओगे और अपना टाइम रिड्यूस कर पाओगे। और एक चीज़ ध्यान रख लेना, एक बहुत अच्छी कहावत है ना, स्वेट मोर इन प्रैक्टिस ब्लीड लेस इन वॉर। अगर युद्ध में, रणभूमि में खून नहीं बहाना है तो अभी पसीना बहा लो, ठीक है। तो एग्जाम के बाद रिग्रेट करोगे उससे अच्छा है एनालिसिस ढंग से करो और इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना। इसको चाहो तो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक कॉपी में लिख लो। और इन चीज़ों को आपको कैसे करेक्ट करना है, टाइप वाइज क्वेश्चन लगा करके। जितने ज़्यादा आप टाइप वाइज क्वेश्चन लगाओगे ना, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट का एनालिसिस। मॉक टेस्ट केवल मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, कई बच्चे ये क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगा लिया, मेरे तो 135 ही आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, और वो मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा वहाँ तो टॉपर के 200 में से 200 आ रहे हैं और वो तो 50 मिनट में कर दे रहा है। सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहली बात तो वो क्या पता वो कोई स्टूडेंट हो ही ना, वो कंप्यूटर उन्होंने बैठा रखा हो, ऐसे ही कंप्यूटराइज कुछ कर रखा होगा आपको दिखाने के लिए, है ना। आप किसी से कंपेयर क्यों कर रहे हो, आप अपने आप से बात करो, ठीक है। तो डरना नहीं। पहली बात तो आप कोई अगर नंबर आप पे कम आ रहे हैं, 130 135 आपके आ रहे हैं, तो उसको पहले तो आप स्कोर को साइड में रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क किससे पड़ रहा है, क्या आपको आपकी कमियां पता है, क्या आपको ये पता है कि आप कितना कहाँ आप कम पढ़ रहे हो, कहाँ आप गलतियां कर रहे हो। जब आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करोगे और इन 3 कैटेगरी में एनालिसिस को डिवाइड करो और फिर करो एनालिसिस, तो ज़्यादा बेनिफिशियल वो होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि एक लाइक ही ऐसा इंकरेजमेंट है मेरे लिए जो मुझे मोटिवेट करता है आपको, आपके लिए और वीडियो बनाने का। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच।